देखो अब जो बात करेंगे अपन डब्बाई हक्कल थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है नहीं है। तो बेसिकली जो अपन ने तीन थ्योरी पहले ही देख ली है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है, आर्रेनियस थ्योरी और स्क्वायर डाइल्यूशन थ्योरी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोलरास थ्योरी। अब जो है हमें डब्बाई हक्कल थ्योरी को डिटेल से पढ़ना है और ये क्या क्या चीज हमें देगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के बारे में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो अपन देखेंगे, ठीक है नहीं है बेटा। तो पहली चीज डब्बाई हक्कल थ्योरी जो है वो डब्बाई और हक्कल द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है नहीं है। किसके लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इन्होंने एक इक्वेशन भी दी, लैम्डा वी एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस के रूट सी, ठीक है नहीं है। इस इक्वेशन के क्या मायने हैं, ये इक्वेशन कहां से आई है, ठीक है नहीं है। ये सारी बातों की हम चर्चा करने वाले हैं, क्लियर है। डब्बाई हक्कल के बाद डब्बाई हक्कल ऑन सेंगर ट्रीटमेंट ने इस थ्योरी को मॉडिफाइड किया। थ्योरी को क्या, बेसिकली इस इक्वेशन को मॉडिफाइड किया और इस इक्वेशन में ये बताया कि ये जो है दो कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ है, इस प्रकार से कि ए बी लैम्डा नॉट एम। यहां पे हर चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो ये क्या है, किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मोलर बोल दो, ठीक है नहीं। ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है नहीं है। चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, मैक्सिमम कंडक्टेंस शो नहीं कर रहा था वो, केवल और केवल मैक्सिमम कंडक्टेंस शो हो रही थी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में। अदर कंसंट्रेशन पे क्या नहीं हो रहा था, वो मैक्सिमम कंडक्टेंस शो नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं कंडक्टेंस में क्या थी, कमी थी। वो कितनी थी कमी, वो इतनी थी कि यहाँ पे डब्बाई हक्कल कांस्टेंट है। ऐसी की ऐसी इक्वेशन किसने दी थी, कोलरास ने दी थी, के की जगह बी लगा के दिया था। बी क्या था, कोलरास कांस्टेंट, के क्या है, डब्बाई हक्कल कांस्टेंट। यहां तक का क्लियर। अब देखो आप समझने की कोशिश करना, जब हम इसमें फ्लोटेशन करेंगे लैम्डा वी एम वर्सेज रूट सी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे आया था। ये शुरुआती वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, क्योंकि ये इक्वेशन जो है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का कर्व है, कोई दिक्कत। उसी इक्वेशन के फॉर्मेट में ये वाला कंसेप्ट आता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें इस थ्योरी को डेवलप किया गया पूरी तरह और बताया गया कि ये जो थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट था, समझने की कोशिश करना, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी डाइल्यूशन पर 100% आयोनाइज होता है। किसने कहा, डब्बाई हक्कल ने कहा ये बात। तो फिर डब्बाई हक्कल से भाई क्वेश्चन किए गए कि भाई आप ये बताओ कि 100% आयोनाइज है, तो फिर आपने ये फॉर्मूला कैसे दिया, ये वाला फॉर्मूला कैसे दिया कि इसमें आप इसकी जो मैक्सिमम कंडक्टेंस है उसको आप रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मैक्सिमम कंडक्टेंस शो नहीं कर रहा। उसके लिए इन्होंने जवाब दिया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है, ठीक है, आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट are found in vicinity of each other, in vicinity of each other। यहां विसिनिटी से क्या मतलब है, विसिनिटी का मतलब है
कि जो कैटायन है वो एनायन के साथ पाया जाएगा और एनायन कैटायन के साथ पाया जाएगा। कैसे? इन्होंने कहा कि आयंस के बीच में, अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में क्या होता है बेटा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से वो एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो इसका मतलब ये कैटायन और ये एनायन, ये एक दूसरे की विसिनिटी में, और विसिनिटी में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप अच्छी तरह जानते हो, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है। क्या कहा गया है? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको पता है, 12th फिजिक्स है, 12th में पढ़ा होगा बिल्कुल, इतनी चीज तो, ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ही, और कुछ रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है कि नहीं है? तो विसिनिटी का मतलब समझ में आया कि एक दूसरे की विसिनिटी में, लेकिन जो विसिनिटी है वो इस प्रकार की नहीं है। ये विसिनिटी जो है आयनिक एटमॉस्फेयर की विसिनिटी है। आयनिक एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे वर्ड आया पहला, आयनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो आयनिक एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये आपका कैटायन, तो कैटायन को जो अपोजिट चार्ज होता है वो क्या होता है, चारों तरफ से सराउंडेड करके रखता है, घेरे रखता है इसको, ठीक है? इस प्रकार से ये नेगेटिव आयन है सारे के सारे, और इसको सराउंड किए हुए हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कैटायन जो है बहुत सारे एनायनों द्वारा सराउंडेड है, और एक एनायन जो है बहुत सारे कैटायनों द्वारा सराउंडेड है, एंड फॉर्म ए एटमॉस्फेयर विच आर नोन एज आयनिक एटमॉस्फेयर। वो क्या कहलाएगा? आयनिक एटमॉस्फेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आयनिक एटमॉस्फेयर कहलाएगा। कोई दिक्कत? In the absence of external electric field, this ionic atmosphere will be symmetric. ठीक है नहीं है? अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हो तब तक ये आयनिक जो एटमॉस्फेयर है ये पूरी तरह सिमेट्रिक रहेगा। क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। ये क्यों हो रही है इतनी बातें? ये इसलिए हो रही है कि जो अपने डबल साहब थे उन्होंने ये कह दिया था कि 100% आयोनाइज है, 100% आयोनाइज होने के बाद भी उतनी कंडक्टेंस नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है उसको समझाने की कोशिश हो रही है। बात समझ में आई? तो उसी कोशिश में इन्होंने ये कहा कि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक एटमॉस्फेयर के रूप में पाया जाता है। आयनिक एटमॉस्फेयर क्या होता है? वन कैटायन सराउंडेड बाय मेनी एनायन एंड फॉर्म ए सिमेट्रिकल सर्कल अराउंड द कैटायन, ठीक है नहीं है? दिस इज नोन एज आयनिक एटमॉस्फेयर। तो हमें बेसिकली जो है आयनिक एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो आयनिक एटमॉस्फेयर जरूरी नहीं है कि कैटायन बनाए, एनायन भी बनाता है, लेकिन एनायन की साइज बड़ी होती है। आपको पता है जितना छोटा आयन होगा उसका जो सोल्वेशन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अदर मॉलिक्यूल के साथ या अदर आयनों के साथ वो ज्यादा होता है, ठीक है नहीं है? तो अपन ज्यादातर किसको कंसीडर करते हैं? अपन कैटायन को करते हैं। आप चाहो तो एनायन को भी कंसीडर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा आर्रेनियस साहब ने बताया था, ये वाला, और कोलरास ने भी इसकी तरफदारी की थी, ठीक है नहीं है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा नहीं है, यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं है। इट इज जस्ट ए कंडक्टेंस रेशियो, जस्ट ए कंडक्टेंस रेशियो। अब आप कहोगे सर ये पूरी तरह थ्योरी है। नहीं भैया, इसने स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा भी ये चीज प्रूव की कि 100% आयनाइज हैं। और ये जो है क्या नहीं है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है। क्या है? जस्ट एक कंडक्टेंस रेशियो।
तो जब अपन बात करते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर की, तो आयनिक एटमॉस्फेयर जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया जाता तब तक ये सिमेट्रिक रहता है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब होएगी, इट बिकम डिस्टोर्टेड। अब वो डिस्टोर्शन ही अपन को देखना है कि डिस्टोर्शन किस प्रकार से होगा, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। लेकिन उससे पहले इसने एक चीज बता दी, इन्होंने डब्बे अक्कल ने, कि ये जो बातें हो रही हैं इसमें डाइल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। और जब डाइल्यूशन आप करते हो तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो 100% है, ठीक है नहीं है। डब्बे अक्कल ने अपनी स्टडी में यह पाया कि आप डाइल्यूशन जब कर रहे हो तो डाइल्यूशन पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, पहले भी आयोनाइज थे और अभी भी उतने ही आयोनाइज हैं। फर्क किस पे आया, ये मैंने प्रीवियस में बताया था आपको, प्रीवियस क्लास में बताया था कि जैसे जब डाइल्यूशन अपन करते हैं तो आयनिक मोबाइलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होती है, सडन इंक्रीज। इसी कारण से ये जो प्लॉट आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि इधर से इधर चलेंगे तो डाइल्यूशन होगा, और डाइल्यूशन करने पर आप देखोगे कि कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर आपका क्या है बेटा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो कंडक्टेंस इंक्रीज होने के पीछे का जो रीजन है वो है मोबाइलिटी ऑफ आयन। क्या है बेटा, मोबाइलिटीज ऑफ आयंस increases with increasing dilution. So lambda m increases. अब सवाल यह आता है कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर थे जिन्होंने मोबाइलिटी को कम कर रखा था, ऐसे कौन से फैक्टर थे जिन्होंने मोबाइलिटी को कम कर रखा था, आपने डाइल्यूशन किया और मोबाइलिटी इंक्रीज हो गई, ऐसे कौन से फैक्टर थे? तो डब्बे अक्कल ने क्या है, 3 फैक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कितने फैक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की बेटा? 3 फैक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पहला है आपका एसिमेट्रिक इफेक्ट। क्या है बेटा? एसिमेट्रिक इफेक्ट। सेकंड है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। और थर्ड है विस्कोसिटी। क्या भाई? विस्कोसिटी या मीडियम इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट जो हैं, ये जो 3 इफेक्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये रिटार्ड करते हैं स्पीड ऑफ आयन को। क्या करते हैं? स्पीड ऑफ आयन को रिटार्ड करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, विस्कोसिटी से स्टार्ट करते हैं, उल्टा चलेंगे फिर देख लेंगे अपन क्या होता है, ठीक है। नहीं, लास्ट में समझाऊंगा एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो देखो इधर पहली चीज ये है, पहला है विस्कोसिटी या मीडियम इफेक्ट। इसको मैं बोलता हूं सोलवेंट इंट्रैक्शन। सोलवेंट इंट्रैक्शन। अगर सोलवेंट के बीच में इंट्रैक्शन होगा तो आयन जो है उस इंट्रैक्शन को तोड़कर मूव नहीं कर सकता, वो वहीं रुक जाएगा। उसकी स्पीड क्या होगी? रिटार्डेड होगी, ठीक है नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको 3 मीडियम दिए जा रहे हैं दौड़ने के लिए, एक तो बिल्कुल खाली सड़क है, एक पानी है और एक ग्लिसरीन भरा हुआ ट्रैक है, तो आप किस पर तेजी से दौड़ोगे? तो आपका जवाब आएगा सर मैं बिल्कुल फ्री रोड होती है उस पर दौड़ सकता हूं। तो आयनों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर किसी सोलवेंट की या मीडियम की विस्कोसिटी हाई है तो वो स्पीड ऑफ आयन को क्या करेगा? रिटार्ड करेगा, कम करेगा, ठीक है नहीं है। तो विस्कोसिटी अपन बोल सकते हैं, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन।
स्पीड ऑफ आयन। तो विस्कोसिटी जो मीडियम की विस्कोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ आयन को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, ठीक है नहीं है। अब यहां पे अपन ये चेक कर लेते हैं कि विस्कोसिटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है नहीं है। जब आप डाइल्यूशन करोगे, मीडियम थोड़ा विस्कस है और आप डाइल्यूशन करोगे तो आपका जो मीडियम है वो एक्सपेंड करेगा, ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा उसको, ठीक है नहीं है। तो उसकी कहीं ना कहीं क्या होगी बेटा, विस्कोसिटी कम होगी। क्या होगी, विस्कोसिटी कम होगी। तो जैसे ही आप क्या करते हो बेटा, डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे, आपकी विस्कोसिटी जो है बेटा वो डिक्रीज होगी और स्पीड ऑफ आयन क्या होगी, स्पीड ऑफ आयन इंक्रीज होगी। पहला कंसेप्ट कंप्लीट है विस्कोसिटी का, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। दूसरा जो कंसेप्ट है अपन यूज में लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है। इसको मैं बोलता हूं सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, इसको हम बोलते हैं सोल्वेशन इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट, ठीक है नहीं है। अब देखो इधर समझने की कोशिश करना, सोल्यूट सोल्वेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो आयन है ये फ्री है, मान लो ये किसी की विसिनिटी में नहीं है, ठीक है नहीं है। तो ये अगर अदर आयन की विसिनिटी में नहीं है तो सोलवेंट जो पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर है, HCl है, ये पोलर है, तो ये क्या करते हैं, अपने डाइपोल जो है, अपना जो डाइपोल बनेगा, अपना जो डाइपोल बनेगा उस डाइपोल के थ्रू इनको क्या करेगा, जकड़ लेगा। और यहां पे कौन सा इंटरेक्शन डेवलप करेगा, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन डेवलप करेगा। तो यहां पे स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, ये अपने स्लाइटली नेगेटिव चार्ज द्वारा इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकता हूं। मान लो कि ये कहीं किसी को मारने जा रहा है, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली यहां से ये रवाना हो गया, साहब मेरे को तो मारने जाना है किसी को, यानी कि ये इलेक्ट्रोड भी जगह डिस्चार्ज होगा, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रोड्स पर जाके क्या होगा बेटा, डिस्चार्ज होगा। तो उसको अपन बोलेंगे कि दनादन ये जा रहा है मारने के लिए। अब सोचने की कोशिश करना, अगर मान लो कि कोई आदमी मिल जाए उसको, ये आदमी ये मिल गए इसको, ठीक है नहीं है, और इसको पूछने लगे भाई कहां जा रहा है, तो ये बोलेगा मैं तो वहां जा रहा हूं, तो इसको बिठाएंगे, समझाएंगे, ठीक है नहीं है, समझाएंगे, चाय पानी कॉफी वगैरह पिलाएंगे, तो इसका गुस्सा ठंडा होगा। तो उतनी इफेक्टिवली ये नहीं जा पाएगा जितनी इफेक्टिवली पहले जा रहा था, अब नहीं जा पाएगा। एक तो आयन फ्री मूव करे, एक बहुत सारे के सोलवेंट मॉलिक्यूलों को अपने ऊपर डालकर फिर मूव करे, तो स्पीड ऑफ आयन यहां ज्यादा होगी कि यहां ज्यादा होगी, वहां ज्यादा होगी ना। फ्री मूविंग आयन जो होता है उसकी स्पीड ज्यादा होगी बजाय सोलवेटेड आयन की। तो इस टाइम पे ये क्या है, ये है सोलवेटेड आयन, सोलवेटेड आयन। और जो सोलवेटेड आयन होता है उसकी स्पीड यदि कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है, आ रहा है समझ में। अब सबसे बड़ी बात करेंगे अपन एसिमेट्रिक इफेक्ट की, थर्ड किसकी बात करेंगे बेटा, एसिमेट्रिक इफेक्ट की। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो अभी मैंने कहा था कि एक आयन जो है वो अपोजिट आयनों के द्वारा सराउंडेड रहता है और एक क्या बनाता है, आयनिक एटमॉस्फेयर बनाता है। तो यहां पे अपन चर्चा करेंगे आयनिक एटमॉस्फेयर की। तो ये आयनिक एटमॉस्फेयर है, सपोज दैट ये कैटायन और इसके चारों ओर क्या है बेटा, बहुत सारे एनायन है जो क्या है इसको सराउंड कर रखे हैं, ठीक है। और यहां पे फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लग रहा है, मैं फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बनाऊंगा नहीं,
नहीं तो डायग्राम बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये जो है अभी कैसा है बेटा, सिमेट्रिक है, पूरा का पूरा स्फेरिकल है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है नहीं। क्या है ये, सिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर है, कोई डाउट कोई समस्या? कब तक आयनिक ये सिमेट्रिक रहेगा आयनिक एटमॉस्फेयर, जब तक इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया जाता। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं, इस आयनिक एटमॉस्फेयर को हम दो इलेक्ट्रोडों के बीच में प्लेस करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये केवल समझाने के लिए है, देखो आराम से समझना, ठीक है नहीं है। यहां से अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देंगे, ठीक है, यहां से अपन इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी, और यहां पे सॉल्यूशन है पूरे में, यहां पे क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, क्लियर है। तो अपना जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो कहां है, अपना आयनिक एटमॉस्फेयर यहां है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, वो क्या करेगा, वो आयनिक एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या होगी, उस केस में जो सेंट्रल आयन है, मान लो कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मान लिया, तो जो सेंट्रल आयन है वो तो इधर मूव करने की कोशिश करेगा, और जो सराउंडिंग आयन है इसके, वो इधर मूव करने की कोशिश करेंगे। जो सराउंडिंग आयन है वो किधर मूव करेंगे भाई, इधर मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले ये बताओ, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो आयंस क्या करते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो सेंट्रल आयन किधर मूव करेगा, इधर, और सराउंडिंग आयन किधर करेंगे, इधर। अगर बीच का एनायन होता तो एनायन उधर करता, कैटायन इधर करता। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। जैसे ये कंडीशन आएगी वैसे ये सिमेट्रिक ना होकर एसिमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि इसका डिस्टोर्शन हो जाएगा। अब इसका डिस्टोर्शन में इसके बीच में नहीं समझाऊंगा, केवल आपको बता दिए कि दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, बीच में आयनिक एटमॉस्फेयर है, ये आयन इधर जा रहा है, ये आयन इधर जा रहा है, ठीक है नहीं है। अब समझने की कोशिश करना है, इसको बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा मैं। पहले कैसा था, स्फेरिकल, ठीक है। जैसे ही लगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने किधर मूवमेंट स्टार्ट किया, इसने इधर किया, और बाकी के जो ये हैं आयंस, उन्होंने इधर स्टार्ट किया मूव, ठीक है नहीं है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी वो देखना आप। नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि ये ओवल शेप में कन्वर्ट होगा। क्या होगा बेटा, ओवल शेप में कन्वर्ट होगा। कैसे, ऐसे कन्वर्ट होगा। अच्छा ग्रीन से ही बना देता हूं मैं, ग्रीन वाला बेटर रहेगा। देखो ये ओवल शेप हो जाएगा ऐसे, ऐसे, और ये कैटायन कहां गया, इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है कैटायन। क्या कर रहा है बेटा, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब जो काम की बात है वो समझने की कोशिश करना। आयनिक स्फीयर सिमेट्रिक था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है कि नहीं है। अब जो कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो देखोगे आप, कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करो आप एक बार। इस पेरिफेरी पर आयन है, और ये जो आयन है ये कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो समझने की कोशिश करना आप, इस कैटायन के पीछे की ओर लगने वाले कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये जो आयन जो कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ये आयन इस कैटायन को वापस इसमें ड्रैग करेंगे, खींचेंगे। क्या करेंगे, खींचेंगे, पुल करेंगे, इसको वापस खींचेंगे। ये आयनिक एटमॉस्फेयर से निकलने नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आयनिक एटमॉस्फेयर है ये तो इधर मूव कर रहे हैं, और इसका जो सेंट्रल आयन है वो अकेला इसकी डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा है। अब ये जो कैटायन ये सन्नी लेवल तो है नहीं,
कि घातक मूवी की तरह सबको उठा के ले जाएगा, हैं? ये मैंगो पीपल की तरह होता है, कोई खींच रहा है तो खींच जाता है, तो स्पीड इसकी क्या होगी, रिटार्ड होगी। अगर मान लो आप दौड़ रहे हो या आपके चारों रस्सियां बंधी हुई है पीछे की तरफ, वो 5 आदमी 10 आदमी उधर दौड़ रहे हैं, आप अकेले इधर दौड़ रहे हो, तो आप इधर दौड़ पाओगे क्या? पहले तो ये देखो आप, सेम चीज इसके साथ होती है यहां पे, और इसको यहां से बाहर निकलने के लिए सन्नी देओल बनना ही पड़ेगा। समझ में आई कि मैं क्या कर रहा हूं? अगर इसको बाहर निकलना है तो इसको सन्नी देओल बनना ही पड़ेगा, ये सारे इंटरेक्शन तोड़ने पड़ेंगे। जो इंटरेक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए भैया, एनर्जी कहां से आएगी? मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी इसकी इंटरनल एनर्जी में से। इंटरनल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम होती है। जैसे इंटरनल एनर्जी में कमी आई, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। बाहर निकलने के बाद भी उस स्पीड से नहीं दौड़ पाएगा जिस स्पीड से ये, जब ये इंटरेक्शन नहीं होता तब दौड़। काइनेटिक एनर्जी में कमी आई तो हाफ एम स्क्वायर, वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम होगी इसकी बाहर निकलने के बाद भी। तो ये जो है एसिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर, क्या है? एसिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर है, और एसिमेट्रिक आयनिक एटमॉस्फेयर के कारण ही इस आयन की स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। इस कारण से इस इफेक्ट को क्या कहा गया है बेटा? एसिमेट्रिक इफेक्ट कहा गया है। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया पूरा? ठीक है नहीं है? अब आप एक बार सोचो क्या कि इस आयन ने यहां से स्टार्ट किया, ये क्या हुआ बेटा? ओवल शेप हुआ, क्या हुआ? ये वाला ओवल शेप हुआ, ये देखो, और ये मान लो कि बाहर भी निकल गया, बाहर निकल गया ये यहां से, ठीक है नहीं है? क्या निकल गया? बाहर भी निकल गया, ठीक है? तो ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है आपका, ये देखो आयनिक एटमॉस्फेयर, ये बाहर भी निकल गया, इस आयनिक एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया। तो क्या ये आयनिक एटमॉस्फेयर ऐसे रहेगा, तितर बितर हो जाएगा ये आयनिक एटमॉस्फेयर भी, ठीक है नहीं है? बिखर जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ कि अभी तो और भी नेगेटिव आयन है मार्केट में जो उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो जैसे ही उनके सर्कुलर में ये कैटायन आएगा, ये तुरंत क्या बना लेंगे? आयनिक एटमॉस्फेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? आयनिक एटमॉस्फेयर। एक मुसीबत से निकल के आया, दूसरी मुसीबत स्टार्ट। ऐसे ना जाने अनगिनत कितने ही आयनिक एटमॉस्फेयर से इसको गुजरना पड़ेगा। पहले क्या करेगा? ये इंटरेक्शन बनाएगा, फिर क्या करेगा? उन इंटरेक्शनों को तोड़ने की कोशिश करेगा, बाहर करने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो बाहर निकलेगा तो ऐसे कोई निकलने थोड़ी देता है बाहर, हैं? कहीं जाओ खाना खा के आओ आप देखें, और पैसे मत दे के आओ देखें, वो बाहर निकलने देगा क्या? नहीं निकलने देगा ना। वही कंडीशन इस कैटायन की होती है। जैसे ये दूसरा आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा, वही कंडीशन आ जाएगी। फिर इसको बाहर निकलने के लिए इसको ओवल शेप, पीछे के इंटरेक्शन, तो इसको आयन को जो है पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर स्पीड कम होगी। ये तो एसिमेट्रिक इफेक्ट है। एक आयनिक स्फीयर टूटने और एक आयनिक स्फीयर बनने के बीच का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। तो एसिमेट्रिक जो इफेक्ट था उसको बहुत इजीली समझाया गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एसिमेट्रिक इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये, ठीक है नहीं है? इसके बाद जो है डबल एकल ने टेम्परेचर इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। किसको? टेम्परेचर इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कोई दिक्कत? तो टेम्परेचर इफेक्ट में क्या कहा गया है डबल एकल द्वारा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये जो 3 फैक्टर है, फैक्टर वो रिड्यूस होगी। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो देखो ये आयनिक एटमॉस्फेयर यहीं टूट जाएगा, एनर्जी मिल गई इसको कैटायन को या सेंट्रल आयन को, ठीक है नहीं है? और ये अपनी क्या करेगा? एनर्जी को लेकर इस बॉन्ड को तोड़ लेगा और तोड़कर बड़ी आसानी से मूव कर जाएगा, ठीक है नहीं है? दूसरा जो था अपना वो था इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, जिसमें सोल्वेशन भी क्या होता है? डिस्टर्ब होता है।
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूशन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी भी कम होगी। समझ में आई बात? तो ये तीनों फैक्टर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तीनों फैक्टर रिड्यूस होंगे और जिससे क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ आयन इंक्रीज होगा। अब समझ में आया क्या डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है? देखो इधर, डाइल्यूशन जब इंक्रीज करोगे तो पहला फैक्टर तो मैंने समझा दिया था, विस्कोसिटी वाला, विस्कोसिटी आपकी रिड्यूस होगी, ठीक है नहीं है। दूसरा फैक्टर जब डाइल्यूशन आप करोगे, ठीक है नहीं है, जब डाइल्यूशन आप करोगे तो सोल्वेशन भी कहीं ना कहीं कम होता है। और जब डाइल्यूशन करोगे तो देखो इधर आयन आयन के बीच का जो इंटरेक्शन है उसके बीच में सोलवेंट मॉलिक्यूल आके बैठ जाएगा, तो ये जो कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूटेगा। जब कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो आयन एक दूसरे से क्या होंगे, फ्री होंगे और इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। हालांकि ये बात तो कोलरास ने भी एक्सप्लेन की थी, ये चीज तो कोलरास ने भी बता दी थी, ठीक है नहीं है। तो डबल थ्योरी में क्या खास बात लगी है आपको, ये तीन फैक्टर डबल ने बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आई। अब जो है डबल ऑन-सेंगर जो ट्रीटमेंट है उसको अपन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हालांकि ये तीन जो फैक्टर थे वो ऑन-सेंगर इक्वेशन से ही एक्सप्लेन हुए थे, तो ये तो है डबल की इक्वेशन, ठीक है नहीं है। ऑन-सेंगर ने क्या किया, इस इक्वेशन को अलग फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की इस प्रकार से, और यहां पे जस्टिफाई किया कि व्हाट इज द ए और व्हाट इज द बी, ठीक है नहीं। तो आपको दिख रहा है कि ए बराबर क्या है बेटा, देखो इधर, ए बराबर है 82.48, ये वाटर के रेस्पेक्ट में लिया हुआ है अपना, किसके रेस्पेक्ट में लिया हुआ है, dt 1/t और नीटा। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 8.2 इंटू 10⁵ dt पावर 3/। एग्जाम में मैंने कई एग्जामों में क्या है कि देखो डायरेक्ट इक्वेशन देखी हुई है, ये वाली भी एग्जाम में पूछी हुई है, ये वाली भी पूछी हुई है, ये इक्वेशन भी पूछी हुई है, ए और बी की वैल्यू भी डायरेक्ट पूछी हुई है। और तो और ऐसे पूछ लेते हैं कि जो कांस्टेंट होता है वो 1/2, देखो आराम से t 1/2, ठीक है नहीं है, t 1/2 और a मीटर। अभी समझाऊंगा ये क्या क्या है। इसी प्रकार b के लिए भी ये बोल सकते हैं, b जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d/2, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t पावर 3/2। तो आपको आइडिया लग रहा है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, ठीक है नहीं है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है, इसलिए इनको बहुत ढंग से देखना है अपन को। ये वैल्यूज याद रहे, डजंट मैटर, इसको कोई वो नहीं है इन वैल्यूज में दम। आप तो ये जानना कि ए जो अपना कांस्टेंट है वो किस प्रकार से डी टी नीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे क्या है, डी, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ये फैक्टर किसको एक्सप्लेन कर रहा है बताओ, देखिए इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, किसको कर रहा है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, कोई दिक्कत। दूसरा जो फैक्टर है कौन सा भाई, नीटा, नीटा है विस्कोसिटी, क्या भाई, विस्कोसिटी। और टी आपका टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, कोई दिक्कत। तो देखो ये वाला जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा चीजों को समझा रहा है। ए वाला जो फैक्टर है, ए वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किसको समझा रहा है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टेम्परेचर और नीटा तीनों को ले लिया, क्लियर है। जबकि इसने क्या किया है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और टेम्परेचर को ही इंक्लूड किया है। तो ये इक्वेशंस है, ये याद रहे तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोलैरिटी जब बढ़ेगी ए और बी की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होती है कहीं ना कहीं। चले भाई, तो डबल ऑन-सेंगर ने ये देखा कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो लैम्डा एम है या मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज होगी, कोई दिक्कत समझ में आ गया। बाकी की जो कर्व वगैरह हैं इसके वो आपको पता होना चाहिए वो किस प्रकार से आते हैं। देखो आपको बता दूं, ये वाला कर्व तो किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है नहीं। इस टाइप की बहुत सारी इक्वेशन पूछी हुई है,
और ये देखो लैम्डा वीएम के बीच में अपन कर्व खींचे। और इस टाइप का अगर कोई कर्व आए तो वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब मैं क्वेश्चंस जनरेट कर रहा हूं ए बी सी और डी, और मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा कर्व किसके लिए है। एक तो एसिटिक एसिड ले लिया, एक मैंने ले लिया NaCl, एक ले लिया मैंने KCl, है ना, और एक ले लिया मैंने HCl। ठीक है, ये सारे एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, किससे हैं? एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो अब बताओ कि कर्व कौन सा किसका है, ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है नहीं है? तो देखो इधर क्या है आइडिया, तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, फिर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो ये वाला तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इसके लिए तो डी है। ठीक है नहीं है? और ये वाला क्या है? ए है, क्योंकि मैक्सिमम कंडक्टेंस इसी की होगी। कैसे? देखो इधर, मान लो कि आपने फर्स्ट एलिमेंट लिए हैं लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। ठीक है नहीं है? अभी ये गैसियस फेज में, क्या है अभी? गैसियस फेज में। अगर मैं इनकी आयनिक रेडाई की बात करूं तो आयनिक रेडाई का ऑर्डर ये होगा। क्या का ऑर्डर है ये? आयनिक रेडाई साइज का ऑर्डर बोल दो। किसका बोल दो? साइज का ऑर्डर। कोई दिक्कत समझ में आई? लेकिन जैसे ही एक्वस फेज में आएंगे, ये किस में आएंगे? एक्वस फेज में, तो साइज का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। एक्वस फेज में आएंगे तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाता है भाई? रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब ये साइज का ऑर्डर आएगा एक्वस फॉर्म में। क्यों आया? क्योंकि जो आयन, जितना आयन छोटा होगा उसका सोल्वेशन ज्यादा होगा। जैसे लिथियम, लिथियम प्लस की साइज छोटी है, इसका सोल्वेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और सोल्वेशन 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 होकर ये अपनी सोल्वेटेड आयन की जो साइज है वो बढ़ा लेता है, इतनी बढ़ा लेता है कि वो सीजीएम की आयनिक साइज को क्रॉस कर जाता है। सीजीएम आयन भी सोल्वेटेड होएगा, लेकिन इतना नहीं होएगा जितना लिथियम हुआ है। क्लियर है? तो साइज वाइज कौन बड़ा है? लिथियम। ठीक है नहीं? तो अगर स्पीड की बात की जाए, काहे की बात की जाए बेटा? स्पीड की। अब बात करें स्पीड की, तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बड़ी तो स्पीड कम, और साइज छोटी तो स्पीड ज्यादा। ठीक है नहीं? मोटा आदमी तेज थोड़ी भागेगा, पतला आदमी तेज भागता है, हुसैन बोल्ट। समझ में आई? तो जिसकी साइज जो है वो बड़ी होगी, उसकी स्पीड उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गैसियस फेज की बात करूं तो गैसियस फेज में स्पीड किसकी ज्यादा होनी चाहिए? लिथियम की। लेकिन एक्वस फेज में बात करूं कि भाई स्पीड किसकी ज्यादा होनी चाहिए? किसकी होगी? सीजीएम की। तो जो सॉल्यूशन बनते हैं वो एक्वस फेज में ही बनते हैं, तो स्पीड जो आएगी, स्पीड जो आएगी वो किसकी आएगी भाई? बढ़ती हुई चलेगी। कहां तक? सीजीएम तक। सीजीएम तक क्या होगी? स्पीड बढ़ती हुई चलेगी। क्यों? सीजीएम सबसे छोटा आयन है, ये स्पीड का ऑर्डर है, और जो स्पीड का ऑर्डर होता है वही कंडक्टेंस का ऑर्डर होता है। ठीक है नहीं? तो हमने पोटेशियम और सोडियम में से KCl NaCl लिया था, NaCl और KCl लिया था। तो यहां पर कॉमन आयन तो क्या है? क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन का कोई इफेक्ट ही नहीं है। स्पीड किसकी ज्यादा होगी? पोटेशियम की। और पोटेशियम की स्पीड ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी इसी की ज्यादा होगी। तो ये जो कर्व अपन ने बनाया था, ये जो कर्व अपन ने बनाया था, इसमें B वाला जो कर्व है वो किसका है बेटा? KCl का। और C वाला कर्व किसका है? NaCl का। बोले सर HCl को सबसे ज्यादा क्यों कर दिया? भैया ये सबका बाप है बगने में, इसके पास मोबाइल कनेक्टिविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मोबाइल कनेक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथस कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोथस कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथस कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोथस कंडक्टिविटी। इसके पास ग्रोथस कंडक्टिविटी होती है। अब ये ग्रोथस कंडक्टिविटी क्या है? मान लो कि आपको घर से पैसे मंगाने हैं, ठीक है, आप जयपुर में रह रहे हो या और कहीं रह रहे हो, तो घर से पैसे मंगाने के दो तरीके हैं। घर से एक आदमी रवाना भाई गाड़ी वाड़ी लेके या बस से आए, और एक है घर वालों ने आपके अकाउंट में पेटीएम या फोन पे कर दिया। तो मनी ट्रांसफर कैसे हुआ तेजी से? किस कारण से आपको पैसे जल्दी मिले? आपके यूजर फोन पे और उससे, क्योंकि वो आदमी आएगा घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितनी डिस्टेंस है उस हिसाब से टाइम लगेगा। ठीक है नहीं है? तो ग्रोथस कंडक्टेंस में भी यही होता है। देखो एक्चुअल में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है,
तो वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके बीच में पाई जाती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है लॉन्ग चेन की फॉर्म में होती है, ऐसे। ठीक है नहीं है? अब जैसे ही H+ आएगा और वो इससे अटैच होने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोन पेयर है, एसिड बेस रिएक्शन होगी यहाँ पे, जैसे ही अटैच करेगा वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इधर में जाएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज इधर में जाएगा, क्योंकि ये चेन बन गई पूरी की पूरी। देखो यहाँ पे स्लाइडली आपका पॉजिटिव अटैच होने के लिए आ गया, अब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस प्रकार से ये लहर चलती है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर कर जाता है, जस्ट लाइक पेटीएम और फोन पे। ठीक है नहीं है? ऐसी कंडक्टेंस OH आयन में पाई जाती है। सेम कंडक्टेंस किसमें मिलेगी बेटा? OH आयन में। तो OH आयन में भी कौन सी कंडक्टेंस पाई जाती है? ग्रोथस कंडक्टेंस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रोथस कंडक्टेंस, और इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। क्या होती है? इसी कारण इस कर्व में हमने HCl को अपन ने क्या किया था? सबसे ऊपर रखा था, HCl वाला। तो ये वाला हो गया HCl, ये हो गया KCl और ये हो गया NaCl। कुछ समझ में आई कहानी? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने हैं, डिटेल से करने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है नहीं है? तो ग्रोथस कंडक्टेंस की बात कर ली अपन ने, साथ में बात कर ली सोलवेटेड आयन की साइज की बात कर ली अपन ने, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी बात कर ली। ठीक है? एक्वस फेज में क्या होती है, गैसियस फेज में क्या होती है। ठीक है नहीं है? सारी बात अपन कर चुके हैं यहाँ पे। सारी बात अपन कर चुके हैं। अब जो चर्चा करेंगे अपन करेंगे डब्बई हक्कल लिमिटिंग लो की। किसकी करेंगे बेटा? डब्बई हक्कल लिमिटिंग लो। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डब्बई हक्कल लिमिटिंग लो से पूछे गए हैं आज तक, इसलिए उसको बिल्कुल फोकस के साथ आपको देखना है, पूरी फोकस के साथ समझना है। ठीक है नहीं है? स्टार्ट करें, चलो। देखो डब्बई हक्कल लिमिटिंग लॉ को अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन जो बेसिक अजम्पशन है इसके डब्बई हक्कल लिमिटिंग लॉ के, वो आपके डब्बई हक्कल लॉ के ही रहेंगे। ठीक है कि नहीं है? जो बेसिक अजम्पशन है वो की वो ही रहेंगी। डब्बई हक्कल लिमिटिंग लॉ क्यों दिया गया था, बस ये अपन को पता होना चाहिए। एक तो आपको बताया था मैंने, मीन आयोनिक एक्टिविटी, मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है कि नहीं है? इनके बीच में रिलेशनशिप देने के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड आयनिक स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशनशिप देने के लिए डब्बई हक्कल लिमिटिंग लॉ दिया गया था। तो इसका जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली क्या है? लॉग प्लस माइनस, हालांकि मैंने बता दिया था फिर भी बता देता हूं, माइनस। ठीक है नहीं है? ए जेड प्लस जेड माइनस और रूट आई। क्लियर है? ये हमको ड्राइव करना है, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है? तो वो डेरिवेशन अपन को बहुत सोच समझ के करना है, बहुत बढ़िया तरीके से करना है, हर पहलू को अपन को चेक करना है। ठीक है कि नहीं है? स्टार्ट करें। देखो इसके ओरिजिन को समझने से पहले हमें 2-3 टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी चाहिए। पहली, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है कि नहीं है? तो आपने गिब्स फ्री इक्वेशन देखी होगी, ये वाली देखी हुई नहीं है? कोई दिक्कत? ये गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है। ठीक है? तो गिब्स फ्री एनर्जी की बात जब अपन करते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और अदर कंपोनेंट की कंडीशन में जब लेते हैं, ठीक है कि नहीं है, तो वो कंसंट्रेशन की टर्म में जब वेरिएशन आता है उसको अपन केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। ये ज़्यादा डिटेल में हमें थर्मो में समझ में आएगी, थर्मो में डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी काम चलाने के लिए इतना ही है कि आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जब दोगे विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ठीक है नहीं है, तो वो केमिकल पोटेंशियल आपका कहलाएगा। तो आइडियल के लिए तो ये है इक्वेशन। ठीक है? और म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नोट केमिकल पोटेंशियल है ये।
ठीक है, प्लस RT ln AI। ठीक है, अब आपको पता है कि A इक्वल टू गामा M होता है, कोई दिक्कत? तो इसको अपन सोल्व करके लिख सकते हैं, बड़ी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, प्लस RT ln गामा I प्लस RT ln M। ठीक है, लॉग का रूल लगा दिया डायरेक्ट ही, कोई दिक्कत? अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है नहीं है, क्या क्वेश्चन आएगा देखो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो आयनिक एटमॉस्फेयर की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का आएगा, contribution of total energy, contribution of total energy of ions in ionic atmosphere, ठीक है नहीं है? तो ये वाली जो टर्म है, ये टर्म कंट्रीब्यूट करती है किसमें, टोटल एनर्जी ऑफ आयंस में आयनिक एटमॉस्फेयर की। कोई दिक्कत? तो ये चीज आप मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना, मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लेना कि RT ln गामा I रिप्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स टोटल एनर्जी ऑफ आयंस। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आपको ये समझ में आए कि टोटल एनर्जी की, जो टोटल एनर्जी ऑफ आयंस है, ठीक है नहीं है, और अगर यही क्वेश्चन बने कि 4 1 आयन, क्या भाई 4 1 आयन, तो बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर देता हूं कि एक जब आता है, ये R आता है, तो ये बात मान के चलना कि R आए तो 1 मोल या 1 मोल मोलिक्यूलों के लिए, 1 आयन के लिए आएगा तो यहाँ पे बोल्टजमान कांस्टेंट आएगा बेटा। क्या आएगा? बोल्टजमान कांस्टेंट, यानी कि ये वाली है वो 1 आयन के लिए आएगी। किसके लिए आएगी बेटा? 1। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? दूसरी चीज, इसी टाइप का क्वेश्चंस कभी पूछ लिया जाए, कैसे कि जैसे मान लो कि आपको बोल दे कि ऐसी कौन सी टर्म है जो वर्क परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, परफॉर्म्ड टू गिवन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि फाई ऑफ एन आयन। ठीक है नहीं है? तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, यही आंसर रहेगा। देखो 1 आयन के लिए आएगा तब ये भी, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? अब यहीं से स्टार्ट होता है आपका डेरिवेशन। इफ वी टेक contribution ऑफ एनर्जी पर आयन, ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन पर आयन अपन ले रहे हैं तो ये कितनी है, KBT ln गामा प्लस माइनस 1। क्लियर है? इज दैट दिस टर्म इज वर्क परफॉर्म्ड ठीक है बाय एन आयन टू गिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या आ गया, फाई एटमॉस्फेयर, क्योंकि कंसेप्ट तो वहीं से आया ना अपना। तो ये वर्क आ गया, वर्क डन KBT ln गामा प्लस माइनस 1। क्या है बेटा? वर्क डन है। और ये किसके इक्वल होगा, 0 to Q। ठीक है, कितना चार्ज है, फाई एटमॉस्फेयर और DQ, इसके रेस्पेक्ट में अपन लेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये
इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, देखो इधर तो यहाँ पे ये जो Q अपन ने लिया है वो है Z प्लस माइनस ई, चार्ज ही तो है ये, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आप चाहो तो जेड ई यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं इक्वेशन आपको दे रहा हूँ, क्या बनेगी, ये बनेगी के बी टी एल एन गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 टू यहाँ पे क्या है जेड प्लस माइनस ई, ठीक है, 5 एटमोस्फियर और डी जेड प्लस माइनस ई, कोई दिक्कत, इसको 3 दे दो आप। अब अपन बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की। तो चार्ज डेंसिटी ऑन आयनिक एटमॉस्फेयर, आयनिक एटमॉस्फेयर किसके द्वारा दी जाती है भाई, कोई पूछ ले तो बताना कि गिवन बाय पाइसन इक्वेशन, किसके द्वारा, पाइसन इक्वेशन, ठीक है नहीं है। और पाइसन इक्वेशन जो है मैं 2 बताऊंगा, फाई स्क्वायर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है नहीं है। ये कार्टियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, किसके लिए बेटा, कार्टियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। दूसरी इक्वेशन ये बताऊंगा, कई बार क्या होता है जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चंस देता है तो उसके हिसाब से ये कंसेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है नहीं है। तो ये तो मैंने KL कपूर से लिए, कहाँ से लिए, KL कपूर से। और ये ब्लैकरिस बुक है, एक बहुत फेमस बुक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वहाँ से उठाइए, ठीक है। बाकी की डेरिवेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इन चीज़ों का। और ये लैप्लेस ऑपरेटर है, पता है, लैप्लेंशियल ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू ये होती है कार्टियन कोऑर्डिनेट में। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बेसिक, क्योंकि ये चीज़ अपन ग्रेजुएशन में देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। चले आगे। तो जब अपन बात करें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो अपने पास केवल और केवल रेडियल कंपोनेंट की ही बात करते हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है नहीं, उसमें आपका जो रेडियल कंपोनेंट है उसी को कंसीडर करेंगे अपन। देखो बाकी के अपन ने थीटा और फाई को छोड़ दिया है, ठीक है, डी अपॉन डी आर, और ये आ गया फाई, ये इक्वल टू क्या आएगा, माइनस रो अपॉन ई। तो यहाँ पे रो क्या है, ये चार्ज डेंसिटी है, क्या है, चार्ज डेंसिटी। और ये क्या है, ये है परमिएबिलिटी ऑफ सोलवेंट। कोई दिक्कत बेटा? तो इसके आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इन इक्वेशंस को आप इग्नोर मत करना। छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। चार्ज डेंसिटी ऑन आयनिक एटमॉस्फेयर कौन सी इक्वेशन द्वारा दी जाती है, तो इस टाइप की इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। ये इक्वेशन भी आपको देखने को मिल सकती है, कोई दिक्कत। अब एक्चुअल में क्या है कि जो चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी पॉइंट पर, ठीक है नहीं है, उसमें जब आयन विसिनिटी में रहते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन देता है, हमेशा और हमेशा बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं साथ ही साथ, द चार्ज, ठीक है। और ये जो मैं लिख रहा हूं इसकी PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। द चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एट सेम पॉइंट इन द विसिनिटी, क्या भाई, विसिनिटी ऑफ आयन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो वी नीड बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। अब हमें बेसिकली जो है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लेकर चलना है। तो अपन मान लेते हैं, देखो इधर, लेट द नंबर ऑफ डेंसिटी
द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ आयन, डेंसिटी ऑफ आयन इज n प्लस कैटायन के लिए है और n माइनस एन आयन के लिए है ना। आयन द विसिनिटी ऑफ आयन, द विसिनिटी ऑफ आयन, ठीक है, कोई दिक्कत। एंड टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी इज n नोट प्लस और n नोट माइनस कैटायन एनायन के लिए, ठीक है। तो अपन क्या निकालते हैं, अपन ये निकालते हैं भाई कितने हैं और कितने थे, ऐसे, ठीक है। और इसको कैसे देते हैं अपन, एक्सपोनेंशियल माइनस जेड प्लस ई और फाई, ठीक है। और के बी टी आपका डिवाइड में आएगा। ऊपर एनर्जी की टर्म आती है बेटा, एनर्जी की टर्म ही लिखी है अपन ने, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आई बात, क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस क्या जाएगा, n प्लस नोट एक्सपोनेंशियल माइनस जेड, ये मोड में लिखा हुआ है, मोड का ध्यान रखना थोड़ा सा, के बी टी, कोई दिक्कत। अब चलते हैं अपन, इसी प्रकार से अपन n माइनस की इक्वेशन लिख सकते हैं, n माइनस इज इक्वल टू n माइनस नोट एक्सपोनेंशियल, हाँ जी, यहाँ पे माइनस और अंदर भी माइनस, जेड माइनस, ठीक है, माइनस जेड ई की पावर 5, क्योंकि अपोजिट चार्ज है गया इसलिए माइनस लगाएंगे अपन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको आप कोई सी भी इक्वेशन दे दो, जैसे 3 और 4 जो भी आपको देनी है, ठीक है कि नहीं है, आगे काम में आएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने के लिए अपन अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो देखो अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं अपन, अप्रोक्सीमेशन अपन लगा रहे हैं बेटा, और ये अप्रोक्सीमेशन नेट की एग्जाम में आया हुआ है। E5 जो है कंपेरेटिवली बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, के बी टी के। जब इस प्रकार की कंडीशन जब आती है, जैसे मान लो कि e की पावर x अपॉन वाई है, और हम बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेशन लगा के y को हम ज़्यादा बता रहे हैं किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में, तो e की पावर x अपॉन वाई जब है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, 1 प्लस माइनस, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो मैथ वाले हैं वो ज़्यादा समझते हैं इस बात को, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो हम जो अपनी दो इक्वेशंस थी, ये एक तो ये और एक ये, इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, n प्लस वाली तो ऐसे लिखी जाएगी, n प्लस इक्वल टू n प्लस नोट 1 माइनस, अपोजिट चार्ज का ध्यान रखना बेटा, माइनस था वहाँ पे इसलिए माइनस आ गया, ठीक है, के बी टी। और दूसरी वाली में क्या था बेटा, प्लस था, तो दूसरी वाली में प्लस आएगा, n माइनस n नोट माइनस 1 प्लस जेड माइनस ई साई के बी टी, कोई दिक्कत। और चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफरेंस से निकलेगी, चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफरेंस से निकलेगी। चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या है, ये वाला जेड ई प्लस ई माइनस एन माइनस, ठीक है। दोनों को मैंने हालांकि जोड़ा है, टोटल चार्ज डेंसिटी को निकालने के लिए क्या है, जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आएगा क्योंकि एक के आगे क्या लगा हुआ है बेटा, माइनस लगा हुआ है। अब n प्लस और n माइनस की वैल्यू अपन यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इक्वेशन बड़ी होने वाली है, इसलिए अगला पेज ले रहा हूँ मैं, देखते जाओ। रो इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, n प्लस नोट 1 माइनस जेड प्लस, ठीक है, ई साई डिवाइडेड बाई के बी टी, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा z प्लस ई, कोई दिक्कत। यहाँ पे आएगा माइनस n माइनस नोट 1 प्लस z माइनस ई साई डिवाइडेड बाई के बी टी, कोई दिक्कत। और बाहर क्या आएगा, z माइनस मोड में और e, बड़ी इक्वेशन हो गई। अब जो कटने वाली टर्म है वो काट देंगे, इसको खोल के लिखेंगे पहले, और खोल के लिखेंगे तब आपकी टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। देखना यहाँ पे आएगा n प्लस नोट, आ रहा है क्या आ रहा है, z प्लस मोड और e, यानी इस वाली टर्म को अपन ने इसके साथ लिख दिया। यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है नहीं है, कर दो कैलकुलेट, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, और z प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा, फाई अलग रहेगा, डिवाइडेड बाई के बी टी रहेगा, कोई दिक्कत बेटा। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस नोट z माइनस, ठीक है, और e,
क्लियर है। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा एन माइनस नोट जेड माइनस स्क्वायर ई स्क्वायर और साई के बी टी। एक अजप्शन और अपन को मानना पड़ेगा कि जो एन प्लस नोट और एन माइनस नोट था वो एक दूसरे के क्या थे, सेम थे, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि जो इनिशियली अपन लेते हैं वो क्या लेते हैं, आयनों की संख्या या जो आयनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी थी वो अपन क्या लेंगे, सेम सी लेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब इन दोनों के आगे माइनस है, माइनस निकाल के लिख लेते हैं अपन। तो माइनस निकाल के लिख लेते हैं, तो देखो कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा माइनस एन प्लस, ठीक है, नोट जेड प्लस स्क्वायर ई स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई के बी टी। कोई दिक्कत। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे अपन, यहाँ पे आएगा आपका माइनस लिखेंगे, यहाँ पे आएगा एन माइनस नोट जेड माइनस स्क्वायर ई स्क्वायर साई के बी टी। वही टर्म अपन ने लिखी है, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये चीज अपने पास थी शुरुआत में, इसलिए ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब इसको देखो अपन मॉडिफाइड करके लिखेंगे, तो यहाँ से कॉमन निकलने वाली माइनस है, ई स्क्वायर है, साई है, बाकी का देखो अपने मिलता ही नहीं है, एन प्लस जेड प्लस ये नोट है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये एन माइनस नोट जेड माइनस स्क्वायर है, ठीक है नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं ये आयनिक स्ट्रेंथ की याद दिला रहेगा ये, ठीक है नहीं है, दिला रहा है ना। अब आयनिक स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस होगी, देखो इधर समझने की कोशिश करना। तो ये क्या है, एन प्लस नोट, ये है टोटल नंबर डेंसिटी ऑफ आयंस, ठीक है। कैटायन की बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये होता क्या है, ये होता है डेंसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ आयंस। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। और नंबर ऑफ आयंस कैसे आएंगे, नंबर ऑफ आयंस कब आएंगे, जब अपन लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और उसको अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ आयंस अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करते ही, और ये वॉल्यूम। अब ये बताओ कि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या बन गया, कंसंट्रेशन। तो यहां पे जो एन नोट प्लस है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या है, अवोगाद्रो नंबर। तो अपन चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन प्लस देखो आराम से नोट सी प्लस नोट एन ए, और इसी प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए भी लिख सकते हैं सी माइनस नोट एन ए। अब ये वाली जो टर्म है वो अपन को कहाँ रखनी है बेटा, पीछे वाली इक्वेशन में रखनी है, इस इक्वेशन में अपन को रखनी है। रख दें बेटा, चलें। देखो अब करना क्या है इसमें, रो इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर साई तो था ही पहले, के बी टी बी था, ठीक है, आराम से देखना, सी प्लस नोट जेड प्लस स्क्वायर एन ए, कोई दिक्कत बेटा, प्लस यहां पे क्या आ गया, सी माइनस नोट क्या आएगा, जेड माइनस स्क्वायर एन ए। आराम से उतार लेना बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। चलें, तो अब यहाँ पे एन ए कॉन्स्टेंट है, तो उसके साथ अपन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 वाला पोर्शन तो अंदर दे देंगे अपन, क्या दे देंगे, 1/2 वाला पोर्शन तो अंदर दे देंगे, और ये एक 2 बाहर ले लेते हैं, ई स्क्वायर बाहर लेते हैं, एन ए बाहर लेते हैं, फाई बाहर था, और यहाँ पे के बी टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 सी प्लस नोट, ठीक है, सी प्लस नोट जेड प्लस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, सी माइनस नोट और जेड माइनस नोट का स्क्वायर। ये लो भाई, तो ये क्या बन गई, ये आयनिक स्ट्रेंथ बन गई। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू माइनस 2e स्क्वायर एन ए फाई डिवाइडेड बाई के बी टी आयनिक स्ट्रेंथ। ये इक्वेशन अपने लिए बहुत काम की चीज है। अब इस इक्वेशन को अपन कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, डेल स्क्वायर साई माइनस रो अपॉन ई वाले में। मैं बेसिकली के एल कपूर को फॉलो कर रहा हूं, इसलिए वही इक्वेशन यूज में लूंगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, चलें रखें। देखो अब, तो डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2e स्क्वायर एन ए आई, ठीक है।
और साथ में है के बी टी और एप्सिलॉन फाई। कोई दिक्कत? तो इस इक्वेशन को अपन के स्क्वायर मान ले। क्या मान ले? के स्क्वायर डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू के स्क्वायर साई। अब इसको उठा के इधर ले जाओ आप, क्या हो जाएगा ये माइनस के स्क्वायर साई। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो क्वांटम में यूज में आती है। कौन सी आती है बेटा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहां पे जो के स्क्वायर आपने देखा होगा, यहां पे जो के स्क्वायर है वो के स्क्वायर क्या है? के स्क्वायर है 2e स्क्वायर एन ए आई डिवाइडेड बाई, ठीक है कि नहीं है, के बी टी और ई। क्लियर है? तो ये क्या है? इसको अपन के को अपन डिफरेंशिएट करेंगे इस प्रकार से, तो ये रूट हो जाएगा पूरे का। हो गया ना? रूट ले लिया ना, इसका स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया के बी टी ई। ठीक है? और ई भी आपको पता होना चाहिए क्या है। ई भी आपको पता होना चाहिए क्या है। जब अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें या परमेबिलिटी की बात करें तो ये इस प्रकार से आता है ई अपन ई नोट। तो ई की वैल्यू जो आएगी वो ई आर ई नोट आएगी। आप चाहो तो ये भी रख सकते हो। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ये किया गया, इसका इनवर्स करेंगे। क्या करेंगे? इनवर्स, क्योंकि इनवर्स ही अपने काम का है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो के इनवर्स क्या आया था यहाँ पे? के बी टी ई नोट ई आर रख दूं, ई भी चल जाएगा। ठीक है कि नहीं है? 2e स्क्वायर एन ए आई। तो ये के इनवर्स क्या है? ये लैम्डा डी के नाम से जानी जाती है। इसको कहा जाता है डब्बाई हक्कल लेंथ। क्या कहा जाता है? डब्बाई हक्कल लेंथ। इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन, क्योंकि हमें डब्बाई हक्कल लेंथ के बारे में पता लगता है। डायरेक्ट इक्वेशन तो अपन बता देंगे, कोई दिक्कत। डब्बाई हक्कल लेंथ क्या होती है? ये एक्चुअल में आयनिक रेडाई की इफेक्टिव रेडियस है। जो आयनिक एटमॉस्फेयर था ना, देखो मैं बताता हूं, लैम्डा डी इज द इफेक्टिव रेडियस। क्या है बेटा? इफेक्टिव रेडियस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर। किसकी है? आयनिक एटमॉस्फेयर की इफेक्टिव रेडियस है। आप ये भी बोल सकते हो इट इज मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ diffuse ion cloud around an ion, also known as डब्बाई हक्कल स्क्रीनिंग लेंथ। तो कई बार क्या होता है, डब्बाई हक्कल लेंथ की बजाय स्क्रीनिंग लेंथ का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है कि नहीं है? और आपको यहां से आइडिया लग रहा है कि आयनिक स्ट्रेंथ, या अपन बोल दें आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कंसंट्रेशन इसमें इंक्लूड होती है। तो कंसंट्रेशन के कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? डब्बाई हक्कल लेंथ। तो इस अपन बोल सकते हैं के इनवर्स, ये इस प्रकार से ना, रूट आई आयनिक स्ट्रेंथ। तो अपन ये बोल सकते हैं के इनवर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट सी भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे तो आपकी डब्बाई हक्कल लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों होगी मैं बता रहा हूं। डब्बाई हक्कल लेंथ को अपन ने क्या कहा था कि ये कैटायन है और इसके चारों ओर कितने एनायन हैं जो आयनिक एटमॉस्फेयर बना रखे हैं। यहाँ पे मान लो ये एनायन है और ये इन्होंने आयनिक एटमॉस्फेयर बना रखा है। ठीक है? विसिनिटी में है और ये क्या बना रखा है बेटा? आयनिक एटमॉस्फेयर इन्होंने बना रखा है आयनों ने फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन द्वारा, इस टाइप से। ठीक है कि नहीं है? तो हम ये जान रहे हैं कि लास्ट आयन कब तक का है, कहां तक है, वो आपकी डब्बाई हक्कल लेंथ कहलाएगी, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटा? के माइनस से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन आप इंक्रीज करोगे या डाइल्यूशन आप जब करोगे तो डाइल्यूशन करने पर आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे सोलवेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे बीच में, तो ये आयंस जो हैं वो डिफ्यूज होंगे। क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे। तो जैसे आयन डिफ्यूज होंगे, सेंट्रल जो आयन है उससे आयनों की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो डब्बाई हक्कल लेंथ, ठीक है कि नहीं है, वो आयंस तो क्या हो गए आपके? दूर चले गए, और डब्बाई हक्कल लेंथ आपकी क्या हो गई? बढ़ गई। तो डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो डब्बाई हक्कल लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे आप तो डब्बाई हक्कल लेंथ आपकी डिक्रीज होगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखना आप। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत बेटा? अब
मैं बहुत सारे के फॉर्मेट आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी इक्वेशन है जो डबल हकल लेंथ के बारे में आ सकती है। जैसे ये वाली ये इक्वेशन है के बी टी ई नोट ई आर, ठीक है, 2na ई स्क्वायर आई, ये भी आ सकती है। एक इक्वेशन ये भी आ सकती है, रूट के बी टी ई आ जाए केवली 2na ई स्क्वायर और आई, ठीक है कि नहीं है। कई बार क्या करता है वो, आप एक बात सोच के देखो कि 2 से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसी में भी कर दो आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 2 अंदर जाएगा और ये 2 4 होकर बाहर आ जाएगा, ये मान लो कि बाहर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। या इसको और इसको कैंसिल कर दो, इस रूट को और इस रूट को, रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ऐसे किया, रूट 2 को मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो ये रूट 2 और ये रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये बाहर आ सकता है, क्या आ सकता है बेटा, बाहर आ सकता है। रूट 2 हो गया, तो इसको अपन कई बार क्या होता है कि कई आपको यूं लगता है कि 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, और 2 यहाँ पे लिख दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं होएगा गलत। इसलिए आराम से चेक करना, क्योंकि क्वेश्चन वही है, मेंटल एबिलिटी हर बार बढ़ा देता है क्वेश्चनों की। क्या करता है बेटा, मेंटल एबिलिटी इंक्रीज करता है क्वेश्चनों की, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश करता है, ठीक है कि नहीं है, कर सकते हो आराम से। तो कई बार इस टाइप की भी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, देखो आराम से, के बी टी ई आ गया मान लो, एन ए ई स्क्वायर समीशन सी आई जेड आई स्क्वायर, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/2 तो उसमें कंसिडर होएगा ही, यहाँ पे 1/2 आएगा तो वो रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार की इक्वेशन आपकी बन सकती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कर सकते हो आराम से। या फिर ये इक्वेशन इस प्रकार से भी मॉडिफाइड हो सकती है, के बी टी एप्सिलॉन समीशन एन आई जेड आई स्क्वायर ई स्क्वायर, इस टाइप से भी, तो एन आई वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। या फिर अपने पास जो है डायरेक्ट आयनिक स्ट्रेंथ वाली बात कर ले, वो कैसे, के की टर्म में पूछ ले, वो के की टर्म में उल्टा हो जाएगा, तो एन ए ई स्क्वायर ई नोट ई आर मान लो, चाहे ई मान लो, के बी टी, इसका तो 1/2 हो जाए, और यहाँ पे रूट समीशन, ठीक है, सी आई जेड आई स्क्वायर अलग से दे दे। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, जो बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है कि नहीं है। तो अपनी जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी, फाइव स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं लीनियराइज्ड पॉइसन बोल्ट्जमान इक्वेशन। क्या बोलते हैं, पॉइसन बोल्ट्जमान। तो कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस इक्वेशन का नाम याद रखना, ये इस फॉर्मेट में भी आ सकती है, इस फॉर्मेट में भी आ सकती है, कोई दिक्कत। अब अपन डिस्कस करेंगे फाई को, क्योंकि फाई अपना फंक्शन है, तो फंक्शन को डिस्कस करना जरूरी है, तभी सॉल्यूशन होएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या है बेटा, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं एक्चुअल में, ठीक है नहीं है। लीनियराइज्ड पॉइसन बोल्ट्जमान इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ए आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट, बी आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट, फिर है आपका एक्सपोनेंशियल माइनस के आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है कि नहीं है। यहां पे भी ऐसे लिखेंगे प्लस, हाँ जी, यहां पे क्या आ गया आपका, यहां पे आ गया के आर डिवाइडेड बाई आर, सेम इक्वेशन है, बस यहां पे माइनस लगाया है और यहां पे मैंने क्या लगाया है, ठीक है नहीं है। अब क्वांटम मैकेनिक्स अपन यूज में ले रहे हैं, तो ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिक्स में आगे भी बताऊंगा कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कभी भी सॉल्यूशन की तरफ लीड नहीं करती, हमेशा लीड करेगी वो नेगेटिव वैल्यू करेगी। तो इस हिसाब से जो फाई की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ए इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। अब वही अप्रोक्सीमेशन लगेगा वापस, वही अप्रोक्सीमेशन लगेगा, और यहां पे जो ए की वैल्यू निकल के आएगी, ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन, क्लियर है। तो फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन ई माइनस के आर डिवाइडेड बाई आर। ये देखो, अब हमें लगाना है अप्रोक्सीमेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा,
इसका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अप्रोक्सीमेशन लगाना है अपन को, तो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं अपन। तो अप्रोक्सीमेशन देखो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू, सेम केस आएगा, वही अप्रोक्सीमेशन लगा है अपना, 4 पाई, ई की जगह ई नोट ई आर लगा दूं पहले ही, ताकि भूलेंगे नहीं अपन, 1 माइनस के आर। क्लियर है, वही अप्रोक्सीमेशन लगाया जो शुरुआत में लगाया था, ठीक है कि नहीं है। तो इसकी दो टर्म बन जाएगी, दो टर्म बन गई, जेड ई 4 पाई ई नोट ई आर आर माइनस जेड ई, इधर के आर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, के आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऊपर आर लिखूंगा नहीं मैं, ई नोट ई आर। कोई डाउट यहां तक, ठीक है कि नहीं है। अब इसको चाहें तो अपन के माइनस की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किसकी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डबल हेक्कल लेंथ की फॉर्मेट में लिख लो इसको, जेड ई 4 पाई ई नोट ई आर आर माइनस जेड ई 4 पाई ई नोट ई आर, और यहां पे लिख दिया मैंने के माइनस, डबल हेक्कल लेंथ की इक्वेशन अपनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आएगा, ये टोटल आपकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी आ रही है, जेड ई 4 पाई ई नोट ई आर आर माइनस जेड ई 4 पाई ई आर ई नोट, और यहां पे लिखूंगा डबल हेक्कल लेंथ लैम्डा डी। ठीक है, तो टोटल का मतलब क्या होता है, आयन प्लस एटमॉस्फेयर, ये देखो आयन प्लस एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये अपना तो टोटल है और आयन का ये आ रहा, और जिसमें डबल हेक्कल लेंथ है वो किसका है, वो किसका है भाई, एटमॉस्फेयर का। तो मैं पहले ही प्लस लगा देता हूं, और यहां पे क्या लगा देता हूं, अंदर जेड ई अपॉन 4 पाई ई आर ई नोट, और नीचे लैम्डा डी, डबल हेक्कल लेंथ। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। अब आपको समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आयन का और एटमॉस्फेयर का, दोनों का आपने सेपरेट आउट कर लिया है। अब अपन चलेंगे शुरुआत की इक्वेशन के ऊपर, जहां पे हमने काहे का लिया था बेटा, एटम का लिखा था। तो देखो अपने पास आयन का तो क्या आ गया, पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए याद रखना, जेड ई अपॉन 4 पाई ई आर बोल दूं, या जेड ई 4 पाई ई नोट ई आर और आर बोल दूं। ठीक है, दूसरा ये है कि एटमॉस्फेयर का कितना आया, एटमॉस्फेयर का माइनस आया है, माइनस जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा नोट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस जेड ई 4 पाई ई आर ई नोट लैम्डा डी लिख सकते हो बेटा। तो अपने काम का कौन है, यही तो है, आयन का तो अपन को लेना देना ही नहीं है, अपन को तो किसका लेना देना है, एटमॉस्फेयर का। ठीक है कि नहीं है। अब अपनी जो इक्वेशन है शुरुआत वाली, कौन सी वाली, ये वाली, वहां पे अपन को रखना है के बी टी। ठीक है, एलन गामा प्लस माइनस 1, याद आया कुछ, है ना, माइनस क्या इक्वेशन थी, देख लो एक बार। ये जो इक्वेशन 3 थी, इसमें अपन को आयनिक एटमॉस्फेयर की वैल्यू रखनी है, कुल मिला की बात ये है। ठीक है नहीं है, कोई डाउट? तो रख देते हैं अपन वैल्यू। तो वैल्यू रखेंगे तो अपन जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेते हैं, पहले एक काम करते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू को अपन बाहर निकाल लेते हैं, देखो इधर माइनस बाहर निकाल लिया, 1/4 पाई ई आर ई नोट लैम्डा डी को बाहर अपन ने निकाल लिया। 0 से जेड ई आपको इंटीग्रेट करना था, जेड ई ही बचा, और जेड ई के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर बाई 2 आएगा ये। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, 1/4 पाई ई नोट ई आर लैम्डा डी, और यहाँ पे आ गया जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2। तो ठीक है, और डबल हेक्कल लेंथ की वैल्यू भी अपन पुट कर ही देते हैं। तो ये आ जाएगा √2na ई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई के बी टी ई नोट ई आर इंटू, बच गया कौन, 1/4 ई आर ई नोट हो गया, और यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब इसको पूरे को सोल्व करना है। तो पूरे को सोल्व करने पर अपने पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, पूरे को सोल्व करने पर अपने पास ये इक्वेशन बनेगी, देखो कौन सी बनेगी,
तो क्या आ रहा है आपके पास, यहां पे आ रहा है -2na ई स्क्वायर, कितना आ रहा है पावर 1/2, और ई स्क्वायर बाहर रहने दो। यहाँ पे दो चार्ज आ गए, जेड स्क्वायर को अपन ऐसे लिख देंगे जेड प्लस माइनस की फॉर्मेट में, और रूट आई को अपन बाहर निकाल लेंगे क्योंकि सारी इक्वेशन रूट आई की फॉर्मेट में ही अपन को निकालनी है। अब देखो इधर आप, यहाँ पे हो जाएगा के बी टी ई नोट ई आर की पावर 1/2 इंटू 8 पाई ई नोट ई आर। हो गया क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था के बी टी एल एन गामा प्लस माइनस 1, इस के बी टी को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, कर दे ट्रांसफर, और साथ में लॉग की फॉर्मेट में लिख लेते हैं इसको, लॉग गामा प्लस माइनस 1। तो 2.303 आएगा, उसका डिवाइड लगेगा, तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन आएगी 2na ई स्क्वायर, ठीक है, 1/2 ई की पावर 2 जेड प्लस जेड माइनस। कोई डाउट? रूट आई, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज है, नीचे वाली में चेंजेस हुआ है। क्या आएगा 2.303 आएगा। फिर क्या आएगा के बी टी, यहाँ पे क्या है बेटा 1/2 है, ई आर 1/2 है, तो ये 1 इधर से आ रहा है और 1 इधर से आ रहा है, तो ये 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8 पाई को तो बाहर रख लो, ठीक है। तो के बी टी ई नोट ई आर की पावर 3/2, कोई दिक्कत? अब ये वाली जो टर्म है अपनी, कौन सी वाली, ये वाली टर्म, इसको अपन कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, गामा प्लस माइनस 1 माइनस ए मान लिया कांस्टेंट, देख लो आराम से। और कांस्टेंट मान के और इसको अपन क्या करेंगे, डबल हैकल लिमिटिंग लॉ की इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत? और यहाँ पे जो ए की वैल्यू आई है अपने पास फाइनली, तो ए की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, ए की वैल्यू आई है 2na ई स्क्वायर, ठीक है बेटा, 1/2 ई स्क्वायर, बस इतना ही है ये, इतना ही है बेटा। और नेक्स्ट क्या है 2.303 इंटू 8 पाई के बी टी ई नोट ई आर 3/2। कोई डाउट? ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू से हमें पता लग रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू मैन जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ई आर टी 3/2 के, ठीक है। जो डबल हैकल में बी की वैल्यू थी डी टी, वो यहां पे ए बनाया है इसको, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये डबल हैकल का डेरिवेशन था। इसके क्वेश्चंस जो है मैं करवा चुका हूं आपको, एक्टिविटी कोफिशिएंट और आयनिक स्ट्रेंथ वाले पोर्शन में, क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो अपन स्टार्ट करेंगे वो सेल का करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।